नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मामले की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तारा शादेव केस। हम बात करेंगे सीबीआई कोर्ट के उन ऐतिहासिक कानूनी निष्कर्षों की जो मैरिज फ्रॉड यानी विवाह धोखाधड़ी और जबरन धर्म परिवर्तन के इर्द गिर्द घूमते हैं। कैसे एक शख्स ने अपनी असली पहचान छिपाकर एक बहुत बड़ा धोखा दिया और कैसे कोर्ट ने इस खौफनाक साजिश पर अपना सख्त फैसला सुनाया। चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले के कानूनी पहलुओं को बारीकी से समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के इस रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक नेशनल शूटर की कहानी से, फिर समझेंगे उस धोखे को, धर्म परिवर्तन की कोशिशों को और फाइनली सीबीआई जांच से लेकर कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले तक का पूरा सफर तय करेंगे। फैसले के बाद तारा शादेव का एक बेहद पावरफुल स्टेटमेंट सामने आया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी महिला को अपना धर्म बदलने के लिए हमले या दबाव का सामना नहीं करना चाहिए। सच में ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का कोर है। कोर्ट का फैसला भी कहीं न कहीं इसी बात पर मुहर लगाता है कि किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शख्सियत की जो इस पूरे मामले के केंद्र में है, एक नेशनल शूटर की कहानी। तारा शादेव ये कोई आम नाम नहीं है। ये 2009 की ईस्टर्न जोन शूटिंग चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। एक नेशनल लेवल की एथलीट, एक बेहद सशक्त महिला। अब सोचने वाली बात यह है कि जब उनके जैसी एक चैंपियन खिलाड़ी इतने बड़े धोखे का शिकार हो सकती है, तो जरा सोचिए ये साजिश कितनी शातिर और वेल प्लान्ड रही होगी। ये कोई रातों रात हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक ऐसा बुना हुआ जाल था जिसमें कोई भी आसानी से फंस सकता था। और यहीं से शुरुआत होती है उस भयानक धोखे की। चलिए समझते हैं कि ये मैरिज डिसेप्शन आखिर हुआ कैसे। मुख्य आरोपी रकीबुल हसन ने एक बहुत ही चालाकी भरा जाल बुना। उसने खुद को क्या बताया? रंजीत सिंह कोहली, एक रसूखदार हिंदू बिजनेसमैन। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी फेक आइडेंटिटी क्रिएट की गई थी। शादी से पहले और शादी के दौरान इस झूठी पहचान को इतने कॉन्फिडेंस के साथ पेश किया गया कि परिवार को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। बाद में अदालत में ये साफ साबित हुआ कि ये शादी किसी प्यार या भरोसे पर नहीं, बल्कि पहचान की चोरी और एक बहुत ही खौफनाक धोखे की बुनियाद पर खड़ी की गई थी। लेकिन असली डरावना मोड़ तो शादी के ठीक बाद आया। अब बात करते हैं जबरन धर्म परिवर्तन की उन कोशिशों की। इस पूरे केस की टाइमलाइन पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए, 7 जुलाई 2014 को हिंदू रीति रिवाजों से शादी होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असली शौक लगता है ठीक अगले दिन। 8 जुलाई को घर में एक काजी को बुला लिया जाता है और अचानक से इस्लाम कबूलने और निकाह करने का दबाव बनाया जाने लगता है। सोचिए, एक दिन पहले जहां जश्न मन रहा था, अगले ही दिन वो जगह खौफ का सेंटर बन गई। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 19 अगस्त को तारा वहां से बचकर नहीं निकली और एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। जब उन्होंने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तो उनके साथ जो क्रूरता हुई, आइए उसे लीगल फाइंडिंग्स के नजरिए से देखते हैं। जब धर्म बदलने से साफ मना कर दिया गया, तो जुल्म की इंतहा कर दी गई। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स और गवाहियों से ये साफ हुआ है कि गंभीर शारीरिक हमले हुए, यहां तक कि सिगरेट से जलाने जैसी अमानवीय हरकतें की गईं। सिर्फ यही नहीं, खाने पीने की आदतों को जबरन बदलने की कोशिश की गई, जिसमें गोमांस खाने के लिए फोर्स करना भी शामिल था। डराने के लिए एक पालतू कुत्ते का भी इस्तेमाल हुआ, और तो और मेंटली तोड़ने के लिए परिवार वालों को जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकियां लगातार दी जाती रहीं। इतने भयानक अनुभव के बाद इंसाफ की लड़ाई कैसे आगे बढ़ी? चलिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वाले फेज पर चलते हैं। बच निकलने के बाद लोकल पुलिस में एफआईआर दर्ज तो हुई, लेकिन ये कोई सीधा साधा मामला नहीं था। इसमें हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद जैसे बड़े और प्रभावशाली लोग शामिल थे। तो लोकल लेवल पर निष्पक्ष जांच होना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। इसी वजह से न्याय को प्रभावित होने से बचाने के लिए हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा और फाइनली ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। ये कदम उठाने एकदम क्रूशल था, ताकि बिना किसी पॉलिटिकल या लोकल प्रेशर के सच दुनिया के सामने आ सके। इस केस की जांच की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीबीआई ने कोर्ट के सामने पूरे 26 गवाह पेश किए और इन गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन 7 महीने से भी ज्यादा समय तक चली।
ये दिखाता है कि लीगल सिस्टम ने कितनी गहराई से एक एक सबूत, एक एक बयान को परखा। सीबीआई का पूरा फोकस इसी बात पर था कि ये केस एकदम वाटरटाइट बने और कोई भी लूपहोल ना छूटे। यहाँ पर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 496, 496 का रोल समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। आसान भाषा में कहे तो ये धारा तब लगती है जब कोई शख्स बेईमानी या फ्रॉड के इरादे से शादी का नाटक करता है, ये जानते हुए भी कि ये शादी कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है। और सीबीआई कोर्ट के फैसले का जो बेस था ना, वो बिल्कुल यही था। कोर्ट ने माना कि ये कोई नॉर्मल शादी नहीं थी जो बाद में टूट गई, बल्कि शुरुआत से ही एक झूठी पहचान के साथ शादी का मंडप सजाया गया था, जो कि इस धारा के तहत एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। और अब आते हैं इस पूरे मामले के कंक्लूजन पर, यानी कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट पर। पूरे 9 साल के लंबे और थका देने वाले कानूनी संघर्ष के बाद फाइनली सितंबर 2023 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और कोर्ट ने किसी भी दोषी के साथ कोई ढिलाई नहीं बरती। मुख्य आरोपी रकीबुल हसन को इन जघन्य अपराधों के लिए सीधे उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई गई। इसके अलावा इस पूरी साजिश में उसका साथ देने वाले पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की जेल हुई। और तो और आरोपी की मां यानी कौशल्या रानी को भी साजिश में शामिल होने और क्रूरता को बढ़ावा देने के लिए 10 साल की सजा मिली। ये फैसला अपने आप में एक बहुत कड़ा मैसेज है कि कानून की नज़र में ऐसे सुनियोजित धोखे की कोई माफी नहीं है। इस पूरे मामले और सीबीआई कोर्ट के इन ऐतिहासिक निष्कर्षों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। ऐसे कौन से सख्त कानूनी बदलाव या फ्रेमवर्क हो सकते हैं जो लोगों को विवाद, धोखाधड़ी और जबरन धर्म परिवर्तन के ऐसे खतरनाक जाल से बेहतर तरीके से बचा सकें? क्या हमारे मौजूदा कानून काफ़ी हैं या सिस्टम में और ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर एक सुरक्षित समाज के लिए हम सबको लगातार विचार विमर्श करते रहना होगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।